नमस्कार। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान की करतूतों का लेखा जोखा दुनिया के सामने रखने के लिए भारत तैयार है। ऑल पार्टी डेलीगेशन के सांसद अनेक मित्र देशों में जाकर पाकिस्तान की सच्चाई को उजागर करेंगे। सांसदों के इस प्रतिनिधिमंडल में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सांसद वैश्विक मंचों पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान की तरफ से लगातार फैलाए जा रहे झूठ और प्रोपेगेंडा को विश्व समुदाय के सामने रखेंगे। इसके तहत न सिर्फ भारत अपना पक्ष रखेगा बल्कि देश की एकजुटता की मिसाल पूरी दुनिया देखेगी कि ये ऑपरेशन न सिर्फ सरकार और सेना की कार्रवाई है बल्कि पूरे देश की आवाज है, मांग है और आतंकवाद के खिलाफ आत्मरक्षा में उठाया गया कदम। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान में मौजूद आतंकी ठिकानों को कैसे तबाह किया। भारत के इस एक्शन से बौखलाए पाकिस्तान ने जब भारत पर हमला किया तो उसका किस तरह से करारा जवाब दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की पूरी कहानी के साथ साथ पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद का पूरा सच बताएंगे डेलीगेशन के सांसद तथ्यों के साथ, और इसी पर हम आज करेंगे चर्चा। मैं हूं रमा त्यागी, मेरे साथ जुड़ेंगे खास मेहमान भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए आज संसद में भारत की तरफ से विभिन्न देशों को जा रहे 3 प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को विदेश सचिव की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। दरअसल ऑल पार्टी डेलीगेशन 7 हिस्सों में बटा हुआ है, जिनमें आज 3 दलों को ब्रीफिंग दी गई है। सूत्रों के अनुसार प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को इस बात की जानकारी कई तथ्यों और उदाहरणों के साथ दी गई कि बीते कई दशकों में भारत में आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने और आतंकी हमलों में पाकिस्तान की भूमिका रही है, चाहे मुंबई आतंकी हमला हो या संसद पर हुआ आतंकी हमला। ब्रीफिंग में यह तय किया गया कि अब दुनिया को ये बात साफ करनी है कि भारत किसी भी आतंकी घटना पर चुप बैठने वाला नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के सदस्य विदेश मंत्रालय द्वारा दिए गए कई दस्तावेज भी लेकर जाएंगे, जिसमें पाकिस्तान में आतंकी संगठनों को संरक्षण देने और मदद देने का जिक्र भी है। दुनिया के देशों को यह संदेश भी दिया जाएगा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मकसद पाकिस्तान में आतंकवाद के ढांचे को खत्म करना था। भारतीय सेना पाकिस्तान के लोगों के खिलाफ नहीं है। बैठक में पाकिस्तान के द्वारा भारत के नागरिक ठिकानों और धार्मिक स्थलों पर हमले की कोशिश का जिक्र भी किया गया। सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने तथ्यों को सामने रखते हुए प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को बताया कि कैसे पाकिस्तान दुनिया के सामने झूठ परोस रहा है। और आइए देख लेते हैं कुछ सांसदों ने क्या कहा इस ब्रीफिंग के बाद। जिस प्रकार से भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ता है, जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद फैलाने का काम कर रहा है, तो इतने सालों तक भारत आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, लेकिन जिनको आतंकवाद फैलाना है वो आतंकवाद ही फैलाएंगे। यूएई हम लोग जा रहे हैं, अलग अलग वेस्ट अफ्रीका के देश हैं, वहाँ पर हम लोग जा रहे हैं और वो देश को सेंसिटाइज करने का काम हम लोग करेंगे, बताने का काम हम लोग करेंगे। भारत किस प्रकार से सिर्फ डेवलपमेंट को प्रोत्साहन देने का काम कर रहा है, लेकिन टेररिज्म को प्रोत्साहन देने का काम पाकिस्तान कर रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों को सपोर्ट भी किया। लोगों ने 1, 2, 3 कंट्री को छोड़ दी, सबने अपने अपने तरीके से समर्थन किया है इतने सारे देशों में, और चीज़ों को और डॉक्यूमेंट्स के साथ और बात के साथ वहाँ के जो थिंक टैंक है, वहाँ के जो पार्लियामेंट्रियंस हैं, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं, जिनसे हम लोग इंगेज करेंगे जा करके बात करेंगे, उनको हम लोग सेंसिटाइज करेंगे इन सारे इसको फोर फ्रंट पे लाना कि वहाँ का जो सरकार है और आर्मी है, उसी के द्वारा ये पूरा का पूरा टेररिज्म आतंकवाद स्पॉन्सर किया जाता है। तो पाक समर्थित आतंकवाद को रखा जाएगा दुनिया के सामने। पाक के झूठ को, पाकिस्तान के झूठ को, नापाक इरादों को किया जाएगा बेनकाब, और इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो हमारे खास मेहमान हैं इस वक्त जुड़ चुके हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। एम्बेसडर सी राजशेखर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, फॉर्मर सीनियर डिप्लोमेट हैं, और डॉक्टर राजन कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रोफेसर फॉरेन पॉलिसी इन स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ JNU, और हमारे सहयोगी शैलेंद्र भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले राजन जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, पूरी तैयारी है भारत की, कितना बड़ा मिशन है और कितनी बड़ी इसकी अहमियत? और बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है।
मुझे लगता है कि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मैसेजिंग होता है, कम्युनिकेशन अभी के टाइम पे बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं। और पूरे विश्व के लोगों को यह बताना ज़रूरी है कि पाकिस्तान ने किस ढंग से आतंकवाद वहाँ पे फैलाया, और उसके बाद हमने किस ढंग से बहुत ही रीजनेबल एक्शन केवल आतंकवादियों के विरोध में लिया। और हमने कभी सिविलियन को उस ढंग से कोई डैमेज नहीं हुआ, उसमें बहुत ही प्रिसीजन के साथ जो भी जो एक्शन लिया गया। तो मुझे लगता है कि ये जो अभी डेलीगेशन है कई मायनों में महत्वपूर्ण है। एक तो कि यूनिफाइड डेलीगेशन है, सबसे बड़ी बात है कि पूरे इंडिया की जो पार्टियां हैं उनके नेतृत्व में जा रहा है। केवल नेशनल पार्टी नहीं, आप देखें रीजनल पार्टी का भी उसमें रिप्रेजेंटेशन है, तो उनका भी, और वो कई ग्रुप्स के लीडर के रूप में जा रहे हैं, वो लीड कर रहे हैं उस ग्रुप को, जो 7 ग्रुप जा रहे हैं अलग अलग देशों में। तो दर्शाता है कि किस ढंग से आतंकवाद के मुद्दे पे केवल बाई पार्टीजन, यानी कि बीजेपी और कांग्रेस नहीं, सारी पार्टीज जो हैं वो एक साथ हैं। और सारी पार्टी का रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे तो उसमें डिफरेंट समुदाय के लोग हैं, डिफरेंट रिलीजन के लोग हैं। तो वह भारत की जो यूनिटी है, भारत की जो एकता है उसको दर्शाता है। और अपना जो परिप्रेक्ष्य है, हमारा जो नैरेटिव है भारत का, कि हम कि वहाँ पे क्या हुआ कश्मीर में, पाकिस्तान किस ढंग से कई दशकों से ये आतंकवाद वहाँ पे फैला रहा है, चला रहा है, और वहाँ पे नहीं और कई दूसरे जगहों जैसे मुंबई पार्लियामेंट इत्यादि में। तो यह चीज़ मुझे लगता है कि दूसरे देश के लोगों को ज़्यादा जानकारी कई बार नहीं होती है, क्योंकि सारे लोग इंटरनेशनल अफेयर्स को उस ढंग से नहीं फॉलो करते हैं। तो भारत का जो परिप्रेक्ष्य है इसको बताना जरूरी है। और अभी भारत का जो परिप्रेक्ष्य है उसको दूसरे देश भी वहाँ पे सुनने के लिए तैयार हैं। वो चाहते हैं कि भारत का क्या इश्यूज है कश्मीर को लेके, पाकिस्तान को लेके, तो उस परिप्रेक्ष्य को रखना जरूरी है। और पाकिस्तान के जो नैरेटिव्स हैं, आप जानते हैं कि शीत युद्ध के समय पाकिस्तान अपनी नैरेटिव अंतर्राष्ट्रीय जो संस्थाएं थे उसके माध्यम से काफ़ी मजबूत किया हुआ था, तो वो अब ध्वस्त होता दिख रहा है। जो अंतर्राष्ट्रीय जो ओपिनियन है वो बदलता नजर आ रहा है, क्योंकि अभी के समय में बहुत सारे देश हैं जो कि आतंकवाद के मुद्दे से परेशान है, चाहे वो पश्चिमी देश हों या फिर वेस्ट एशिया के देश हों और मिडिल ईस्ट के देश हों इत्यादि। तो वैसे में यह जरूरी है कि हम अपने परिप्रेक्ष्य को रखें। और इस ढंग के जो डेलीगेशंस हैं भारत ने पहले भी भेजे थे। मैं अगर इतिहास की बात करूं केवल 1 मिनट में, तो अटल बिहारी वाजपेयी को भेजा गया था जब नरसिम्हा राव की सरकार थी 1994 में। उन्होंने UNHRC जो जिनेवा में है उसमें डेलीगेशन को लीड किया था और बहुत ही इफेक्टिवली उसको काउंटर करने की कोशिश की थी। तो और उससे पहले भी और उसके बाद में जब ऑपरेशन पराक्रम की बात हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में ही, तो उस समय फिर एक दूसरा डेलीगेशन भेजा गया था जिसमें कई पार्लियामेंटेरियन को भेजा गया था। तो उस समय अभी मुझे लगता है कि अंतर्राष्ट्रीय ओपिनियन में भारत का जो एक आउटरीच है, भारत की जो पहुंच है, उसको और भी मजबूत करने की जरूरत है। और उस हिसाब से मैं देखूं तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और इस महत्वपूर्ण कदम को आगे भी बढ़ाने की जरूरत है। मैं बता दूं एक और एग्जाम्पल की, जैसे रूस का जो युद्ध शुरू हुआ था तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी हर एक दूसरे सप्ताह में कोई ना कोई डेलीगेशन रूस से आ रहा था और अपने नैरेटिव को बताने की कोशिश कर रहा था। तो हमें भी अब कई लेवल्स पे हमें ऑपरेट करने की जरूरत है और डिप्लोमेटिक चैनल्स को मजबूत करने की जरूरत है। बिल्कुल। एम्बेसडर राजशेखर, आपसे समझना चाहेंगे, पहले भी इस तरह के डेलीगेशन जो हैं जा चुके हैं, लेकिन इस बार अगर देखते हैं तो कितना ये बड़ा हो जाता है और पाकिस्तान की आतंकवाद के साथ जो कनेक्शन है वो किसी से छिपा नहीं है, उसको उजागर करने के लिए और तमाम जिस तरह की घटनाएं लगातार हुई हैं और पाकिस्तान का हाथ उसमें पाया गया है, ये कितना अहम हो जाता है, क्या कुछ उसका असर होगा और किस तरह से जो इस तरह के जब डेलीगेशन जाते हैं तो बातचीत रहती है? जी, पहले ये बहुत ही टॉपिकल डिस्कशन में मुझे शामिल होने के लिए बहुत गर्व है। और ये जो हर देश को हम भेज रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस के डेलीगेशन से बहुत ही इम्पोर्टेंट डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव है। ये सब राजधानियों में हमारे स्वागत होगी और ये स्पष्ट करने के लिए कि भारत एक जिम्मेदार राष्ट्र है और ये लड़ाई हिंदू मुसलमान का नहीं है, दो देश के बीच में नहीं है, ये इंसानियत और आतंकवाद के बीच में जो है वो है। और जो हमारा जवाब भी है वो कोई सिविलियन मिलिट्री टारगेट के खिलाफ नहीं था। जो पहला जो हमारा जवाब था वो खाली पर्याप्त आतंकवाद इंफ्रास्ट्रक्चर के जो निशान करके जो हुआ था। तो ये स्पष्ट करना ज़रूरी है ताकि लोगों को ये क्लियर हो कि ये कोई लंबा चलता हुआ लड़ाई नहीं है। ये जो हुआ था अप्रैल 22 का उसका जवाब है ये। और ये आपस में बैठ के
ये समझाना एक अच्छा कदम है भारत की तरफ से। इससे हमारे पर्सपेक्टिव का के मामले में दुनिया में बेहतर ये अंडरस्टैंडिंग होगा और हमारे पोजीशन का समर्थन भी अच्छा मिलेगा, और ये बहुत ही अच्छा डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव। बिल्कुल डॉक्टर राजन, आपसे समझना चाहेंगे ये जो डेलीगेशन जा रहा है और ये जो पूरा मिशन है, इससे कितना दबाव जो है पाकिस्तान के ऊपर पड़ेगा, राजनयिक, कूटनीतिक, अगर हम आतंकवाद के मोर्चे की बात करते हैं, आतंकवाद के समर्थन की बात करते हैं। हालांकि दबाव में पाकिस्तान अभी भी नजर आ रहा है। बहुत सारे जो अपुष्ट सूत्र हैं उनसे ये भी जानकारी मिल रही कि पाकिस्तान में भी कुछ इस तरह की तैयारी हो रही है। तो कितना दबाव ये आता है और कितना बड़ा झटका भी इससे लगने की उम्मीद है? देखिए, ये इस ढंग के जो डेलीगेशंस होते हैं और उनका जो रोल होता है बहुत अहम होता है। कई बार लोग बोलते हैं कि ये कुछ नहीं अचीव होगा, ऐसा नहीं है। जो FATF में भी जो पाकिस्तान को भेजा गया था, उसमें जो 2008 के बाद से हमने जो वहाँ पे डेलीगेशंस दूसरी जगहों में मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादातर भेजे थे, लेकिन दूसरी जगहों में कैपिटल्स में भी हमारे जो एम्बेसी या डिप्लोमेसी के माध्यम से जो हमने कन्विंस करने की कोशिश की थी, तो पाकिस्तान को जो FATF में फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसके ग्रे लिस्ट में डाला गया था, आप जानते हैं, तो उसमें इस ढंग के डेलीगेशन और भारत का जो भारत ने जिस ढंग से अपने केस को आर्ग्यू किया था, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और तो पाकिस्तान पे निश्चित रूप से दबाव है। उसका तो सबसे पहला उदाहरण यह है कि पाकिस्तान भी अब कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान भारत को कॉपी करता है हर एक चीज़ में, मैं बताऊं तो अभी कॉपी करने की कोशिश यह कर रहा है कि वो भी अपने डेलीगेशंस को कई देशों में भेजने की कोशिश करेगा। लेकिन दिक्कत यह है पाकिस्तान के साथ कि चूंकि बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वहाँ पे एक्टिव हैं, ओसामा बिन लादेन तक वहाँ पे मिल चुके हैं, जिसको पाकिस्तान कभी मानता नहीं है कि वहाँ पे उसने छुपा रखा था। तो पाकिस्तान के विरोध में पाकिस्तान के साथ आतंकवाद अभी चिपका हुआ है। जो इशू है उनसे उनको निकलना मुश्किल है। पूरे विश्व के लोग इस चीज़ को जानते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस वहाँ पे एक्टिव हैं, और यह भी जानते हैं कि वहाँ की जो सरकार है वो अक्षम है, वो उनमें क्षमता नहीं है कि उसके विरोध में एक्शन लें। उसका कारण यह, सबसे प्रमुख कारण यह है कि वहाँ पे मिलिट्री और जो सिविलियन जो लीडरशिप है उसमें काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट है। दोनों एक दूसरे के भरोसे चलते हैं। जो मेन ऑपरेशन लीडर है उनको जेल भेज दिया गया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि वैसे में पाकिस्तान की क्या स्थिति है। इकोनॉमी की हालत काफ़ी ख़राब है। लेकिन यह जरूर है कि पाकिस्तान अपनी नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश करता है। वह उसके जो नैरेटिव्स को बिल्ड करने में सहयोग देते हैं वो तीन तरह के लोग हैं। एक तो कि चीन काफ़ी मदद करता है, आप जानते हैं चीन ने जो अफवाह फैलाए थे फाइटर जेट इत्यादि को लेके, अभी पता चल रहा है कि वो किस ढंग से सारी अफवाहें थी, वो तो चीन उसको मदद करता है। टर्की उसको आप जानते हैं कि मदद करता है, और टर्की का इन्फ्लुएंस मिडिल ईस्ट जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं वहाँ के कई देशों में है, तो वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। चूँकि कई बार लोग रिलीजन के नाम पे प्रभावित हो जाते हैं, तो कुछ जो रिलीजियस एफिनिटी वाले देश हैं पाकिस्तान से, तो वो भी उस कारण से प्रभावित होते हैं। लेकिन पाकिस्तान के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अभी पूरा विश्व जानता है कि जो स्पॉन्सर करता है टेररिज्म को इस क्षेत्र में, चाहे वो अफगानिस्तान का क्षेत्र हो या फिर कश्मीर का क्षेत्र हो, उसमें पाकिस्तान का कहीं ना कहीं रोल होता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी घबराती कहाँ पे मैं बता दूँ, खासकर पश्चिमी देश यहाँ पे घबराते हैं। उनको लगता है कि जो भारत एक्शन ले रहा है तो वहाँ पे क्या यह एक्शन न्यूक्लियर वॉर में कन्वर्ट हो जाएगा क्या, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर हैं, पाकिस्तान और भारत, तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर एक कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इससे पश्चिमी देश काफ़ी घबराते हैं, इसलिए उनको डर लगता है कि हर हाल में इस युद्ध को रोका जाए, नहीं तो कहीं भी जा सकता है। मुझे लगता है भारत को यह भी बात बताने की जरूरत है। और एक अभी जो एक्शन लिए थे, हमने जो मिलिट्री एक्शन लिए थे, उसमें यह भी एक जो मिथ था कि न्यूक्लियर नेशन है तो उसके अगेंस्ट में आप कन्वेंशनल वॉरफेयर नहीं कर सकते, तो इस मिथ को भी बताना जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी को कि अगर पाकिस्तान जो न्यूक्लियर ब्लैकमेल जिसकी बात करता है, कि पाकिस्तान का न्यूक्लियर ब्लैकमेल नहीं चलने वाला है, और इस ढंग के जो अगर एक्ट होते हैं फ्यूचर में, तो भारत ने उसको एक्ट ऑफ वॉर के रूप में डिक्लेयर किया है, और निश्चित रूप से मिलिट्री एक्शन लेना पड़ेगा, और भारत की मजबूरी है, क्योंकि सारे डिप्लोमेटिक मीन्स हमने ट्राई कर चुके हैं। पाकिस्तान के साथ हमने इन्वेस्टिगेशन की भी कोशिश की, पाकिस्तान डिप्लोमेसी के माध्यम से हमने बातचीत करने को, लेकिन कोई भी वहाँ पे सक्षम नहीं हो पाया। तो लास्ट में हमें मिलिट्री एक्शन लेना क्यों जरूरी हुआ, इस बात को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के बीच में रखना जरूरी है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है, और इसी पर हम चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन वक्त हो चला है एक ब्रेक का। बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति।
मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में और हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं और हम आपको बता दें हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, आपसे तैयारियों के बारे में ही जानना चाहेंगे, क्या कुछ तथ्य हैं, क्या कुछ इस बारे में पता लगा है कि रखे जाएंगे और किस तरह की ये एक बड़ी तैयारी है? जो 7 डेलीगेशन हम देख रहे हैं कल से लेकर 25 तारीख तक जाएंगे। 33 देशों में डेलीगेशन जाएगा और 2 चरणों में विदेश मंत्रालय की तरफ से ब्रीफिंग संपन्न की जा रही है। आज पहली ब्रीफिंग हुई 3 प्रतिनिधिमंडल को और उसमें मुख्य तौर पर जो बातें बताई गई कि दुनिया को ये बताना है कि पाकिस्तान कोई आज आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा नहीं दे रहा है। भारत में अगर आप बीते दशकों में देखें तो जो भी आतंकवादी हमले हुए, पहलगाम आतंकी हमले से पहले भी आप जाए तो वो पाकिस्तान के जरिए, पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं के जरिए कराए गए हैं। और पाकिस्तान में जो आतंकवादी जो वहां शरण लेते हैं या वहां पर ट्रेनिंग होती है, दरअसल उनको पूरी तरह से पाकिस्तान की सरकार और सरकार से ऊपर यानी सेना का समर्थन हासिल है। ये बात आज जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि ये बात बताई गई है और विदेश सचिव ने इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो कार्रवाई की उसका टारगेट बहुत स्पष्ट था। पाकिस्तान में जो टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको खत्म करना। हमारी पाकिस्तान से कोई दुश्मनी नहीं है, वहाँ के अवाम से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की आर्मी आतंकवादियों को संरक्षित करती है, पोषित करती है, तो अगर जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत स्पष्ट तौर पर कह दिया है कि अगर कोई अब आतंकी हमला होता है तो उसे एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, तो दुनिया को यह संदेश देना है कि भारत अब आतंकवादी हमलों पर चुप्पी साधने वाला नहीं है, वो उसका कड़ा जवाब देगा। और पाकिस्तान का जहां तक सवाल है तो उसका एक इतिहास रहा है कि वो दुनिया से मदद लेता है और उसका इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों में करता है। तो कुल मिलाकर सबूतों के साथ, तथ्यों के साथ एक विस्तृत जानकारी आज दी गई है और एनडीए के अधिकारी और तमाम जो एनडीए द्वारा जो दस्तावेज दिए गए हैं उनको लेकर यह प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। तो कितना महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के जो स्थायी देश, अमेरिका हो या फिर रूस हो जी, वहां भी प्रतिनिधिमंडल जा रहा है, या फिर जो इस्लामिक मुल्क है जिनका जिक्र हमारे जो विशेषज्ञ हैं वो कर रहे थे, वहां भी जा रहा है। यूएई, सऊदी अरब और कतर, तमाम जो इस्लामिक मुल्क हैं वहां पर ये हमारा प्रतिनिधिमंडल जा रहा है। उन्हें भी ये बात बताएगा कि पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो केवल भारत के हित में ही नहीं है, मतलब भारत के अहित में है और दुनिया के हित में भी है। ये इंसानियत के खिलाफ है, आतंकवाद को वो समर्थन देता है जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है और वहां पुष्टित पल्लित होता है। तो ये बात दुनिया को बहुत स्पष्ट तौर पर बताई जाएगी। और एक और बात जो मैं जोड़ना चाहूंगा कि भारत अब इस बात पर और जोर देगा कि दुनिया के देश ये जाने समझे कि जो भी पाकिस्तान की मदद करता है किसी भी तरीके से, अप्रोच या सीधे तौर पर, तो वो इस बात को समझे कि वो आतंकवादियों को एक तरह से अप्रोच मदद कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान को दी जाने वाली कोई भी मदद दरअसल आतंकवादियों को मदद है या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को मदद है। बिल्कुल, बेहद अहम बात आपने बताई है शैलेंद्र। एम्बेसडर राजशेखर, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि भारत इस बात पर भी फोकस करेगा कि अगर पाकिस्तान को कोई मदद दी जाती है तो ये सीधे तौर पर आतंकवाद को मदद देने जैसा होगा। ये अपने आप में कितना कड़ा रुख है और इससे जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं उन पर भी किस तरह का दबाव रहेगा, क्योंकि जिन कारणों की वजह से पाकिस्तान को मदद दी जाती है वो वहाँ पर फुलफिल नहीं होते हैं, आतंक को प्रोत्साहन वहां पर होता है, और ये तथ्य भारत रखने जा रहा है। सही है। तो जैसे शैलेंद्र जी ने भी समझाया है, ये मुद्दा कोई दो धर्म, हिंदू मुसलमान के बीच में नहीं है, ये मुद्दा दो देश के बीच में नहीं है, ये इंसानियत और आतंकवाद के बीच में है। और आतंकवाद के समर्थन
कोई भी वजह के लिए नहीं कर सकते हैं। तो कैसे ये सिविलियंस को कैसे मार सकते हैं, कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। और इसलिए हम उसका मुंहतोड़ जवाब ये जो ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जो किया, मगर जैसे प्रधानमंत्री जी ने बताया, हमारे क्षमता और संयम दोनों का हम परिचय किया है। हमारा सक्षम है, मगर हम ज़्यादा एस्केलेट नहीं किया है। पर्याप्त वो इंफ्रास्ट्रक्चर आतंकवाद के लिए जो भी बनाया गया है उसी को हमने टारगेट किया है। और जो दूसरी बात है, ये ऑल पार्टी डेलीगेशन है। ये हमारे लोकतंत्र का एक ग्लोरियस कैरेक्टर है, कि ये हर पार्टी, हर आइडियोलॉजी जो भारत ने जो स्टांस लिया है आतंकवाद के खिलाफ, उसका समर्थन करता है। ये बहुत ही अच्छा एक स्वर में जो राष्ट्र कह रहा है, राष्ट्रहित को दिखाता है, देश की एकता को दिखाता है, और आतंकवाद के खिलाफ किस तरह से पूरा देश एकजुट है उसको दिखाता है। डॉक्टर राजन, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे समझना चाहेंगे, जब हम पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति की बात करते हैं तो अपने आप में काफ़ी खस्ता हाल दिखाई देती है, और अब इसके बाद आपको लगता है कि जो आर्थिक अवसर हैं उनसे भी पाकिस्तान वंचित हो सकता है इस कदम से? निश्चित रूप से जो अगर आतंकवाद से प्रभावित कोई देश हो या किसी भी देश में मान लीजिए कम्युनल टेंशन या उस ढंग की जब भी बात होती है, और पाकिस्तान का बुरा हाल है, बलूचिस्तान की मैं बात करूं, खैबर पख्तूनख्वा की बात करूं, वहाँ पे अफगानिस्तान में डूरन लाइन के पास वहाँ पे इशू चल रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान वहाँ पे अफगान को वापस अफगानिस्तान में भेजने की कोशिश कर रहा है, तो वहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। तो वैसे अगर ऐसी स्थिति हो, गृह युद्ध की स्थिति हो, और एक ऐसी शक्ति से टकराए जहाँ से कोई तुलना नहीं किया जा सकता भारत जैसी शक्ति से, पाकिस्तान जो हमेशा टकराने की कोशिश करता है, तो वैसे में पूरी तरह से उसकी इकोनॉमी प्रभावित होती है किसी भी देश की। और पाकिस्तान की हालत अभी काफ़ी ख़राब है। आप जानते हैं कि वहाँ पे पाकिस्तान की इकोनॉमी तो एक तो बहुत ही छोटी इकोनॉमी है, और भारत की तुलना करें तो भारत का जो साइज़ है, इकोनॉमिक साइज 11 गुना ज़्यादा है। तो 370 बिलियन इकोनॉमी है, हमारा जो है वो 3.7 ट्रिलियन इकोनॉमी है, तो 4 ट्रिलियन इकोनॉमी के आसपास। तो वैसे में कोई तुलना नहीं है। पाकिस्तान तो आप इमेजिन कीजिए कि पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है हमारे तमिलनाडु की जो इकोनॉमी है उससे भी छोटी है। हमारे जो एक राज्य है तमिलनाडु। और सीधे हम आपको ले चलते हैं, राजनाथ सिंह अपना संबोधन दे रहे हैं। बीमारी की जड़ मौजूद होती है, वही अपने औजारों का इस्तेमाल करता है। वैसे ही भारतीय सेनाओं ने भी बड़ी सटीकता के साथ आतंकवाद की जड़ों पर अपने हथियारों का इस्तेमाल किया है। मगर जैसा कि पाकिस्तान की वह आदत है कि जल्दी वह मानता नहीं है, उसने भारत की जमीन पर हमले करने के प्रयास करने प्रारंभ किए। आम नागरिकों को भी वह निशाना बनाने का प्रयास किया है। मंदिर, गुरुद्वारों और गिरजाघरों पर को निशाना बनाया गया। उसके जवाब में भारतीय सेनाओं ने जो कार्रवाई की है, उसने पाकिस्तान की फौज को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी जवाबी कार्रवाई इस बात का जब हो रही थी, इस बात का पूरा ध्यान रखा गया कि पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही प्रहार किया जाए, जहां सिविलियंस रहते हैं, वहां पर किसी भी प्रकार का अटैक नहीं होना चाहिए। एक कुशल सर्जन की भांति भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन किया है, और इसके लिए मैं उन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूं, और उनका मैं समझता हूं तालियां बजाकर सेना के जवानों का अभिनंदन किया जाना चाहिए। साथियों, यह आप सब ने महसूस किया होगा कि सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में, सैनिक और डॉक्टर दोनों के काम और प्रतिबद्धता में काफी समानताएं हैं। दोनों ही आम नागरिक की रक्षा करते हैं। एक स्वास्थ्य की रक्षा करता है और दूसरा राष्ट्र की रक्षा करता है। दोनों का डिसिप्लिन और ट्रेनिंग भी बहुत ही डिफिकल्ट होती है, बहुत ही कठोर होती है। दोनों को बड़ी नाजुक परिस्थिति में बड़े निर्णय भी लेने पड़ते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का जवान हो, सेना का अधिकारी हो। दोनों ही किसी भी इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे वह डॉक्टर हो अथवा सेना का अधिकारी और जवान हो। इस देश की जनता ने भी हाल में भारतीय सेनाओं के पराक्रम ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखा है, तो हमारे डॉक्टर्स और सर्जन्स का साहस और उनकी प्रतिबद्धता को पूरे देश ने कोविड महामारी के दौरान भी देखा है। सैनिकों की भांति हमारे डॉक्टर्स भी अपनी ड्यूटी, अपने साहस और देश व समाज की सेवा के लिए जाने जाते हैं,
और सम्मान पाते हैं। डॉक्टर के.एम. सिंह के बारे में मैं कह सकता हूं, ऐसे ही डॉक्टर थे जो सैनिक भाव से काम करते थे और कोविड के दौरान ही उनका निधन हुआ था। साथियों, आज हम भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनाना चाहते हैं और यह भारत विकसित राष्ट्र तभी बनेगा जब उसके नागरिक स्वस्थ होंगे। यह हम सबकी मान्यता है। इसलिए स्वाभाविक रूप से डॉक्टरों की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही अहम है। इस बात को कोई नकार नहीं सकता। मैं एक बार फिर डॉक्टर के.एम. मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को उनकी रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। की जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है, बहुत ही अहम है। इस यथार्थ को कोई नकार नहीं सकता। मैं एक बार फिर डॉक्टर के.एम. मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों को उनकी रजत जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। अंत में आप सभी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना करते हुए अपना निवेदन यहीं समाप्त करता हूं। बहुत बहुत आभार माननीय श्री राजनाथ सिंह का संबोधन आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने सेना के शौर्य को बताया और बताया कि किस तरह से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की सेना को भारतीय सेना ने घुटनों पर ला दिया। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। राजन जी, एक टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे। जिस तरह से हम लगातार बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान किस तरह से अलग थलग पड़ सकता है, और पहले भी ऐसा हो चुका है। 2016 में तो पाकिस्तान को अपना सार्क समिट ही रद्द करना पड़ा था। पाकिस्तान अलग थलग है, साउथ एशिया में अलग थलग है। साउथ एशिया के देश भारत को छोड़ के पाकिस्तान के पास नहीं जाएंगे। बांग्लादेश की भी मैं बात करूं, भले ही अभी कुछ इश्यूज हैं। पूरे विश्व की बात करूं तो अभी जो शीत युद्ध के समय जिस ढंग से उसको सपोर्ट मिलता था पश्चिमी देशों से, वह ख़त्म हो चुका है। और अमेरिका का सपोर्ट जिस ढंग से मिलता था वह भी ख़त्म हो चुका है। अभी जो आर्म्स वेपन्स की बात करूं तो ज़्यादातर वो चीन से 80 से 85% चीन से मंगाता है और चीन पे पूरी तरह से निर्भर है। अभी उसकी इकोनॉमी, अभी उसकी मिलिट्री, उसकी स्ट्रेटजिक थिंकिंग। तो हमें उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत पड़ेगी और हमें अपनी स्ट्रैटेजी इस ढंग से डेवलप करनी पड़ेगी कि हम दोनों को काउंटर करने में सक्षम रहें। लेकिन यह सच है कि पाकिस्तान के आइसोलेशन की पूरी संभावना है और अभी चूँकि पाकिस्तान को लोन की ज़रूरत है। पाकिस्तान, अब मैं बता रहा था अभी अपने प्रोग्राम में कि पाकिस्तान $2 बिलियन के लिए अप्लाई कर रहा है। $1 बिलियन उसको लोन मिल रहा है IMF से, $2 बिलियन और उसकी इकोनॉमी जो हमें तमिलनाडु, बिल्कुल कई झटके पाकिस्तान को इसमें लगने की पूरी संभावना है, क्योंकि भारत जा रहा है तथ्यों के साथ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर राजन आपका, राजशेखर जी आपका और शैलेंद्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।